अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो। जी असद, आपको आवाज़ आ रही है क्या? हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी आ रही है सर आवाज़। आ रही है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन टुडे। मेरा प्लान तो यही था कि मैं पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करूँगा। आप में से किसी के पास रिकॉर्डिंग है क्या इस पिछले लेक्चर की? किसी ने डाउनलोड किया था? नहीं? जी, एनीवन? कम से कम जवाब तो दे दें, मुझे पता तो चले कि सर मैंने तो डाउनलोड नहीं की थी। पर अभी नहीं किया, कर लेंगे हम लोग। जी जी। इस दफा तो कर लेंगे। पिछली वाली किसी ने की थी, नहीं की थी, मैं ये पूछ रहा हूँ। नो सर, रिकॉर्ड नहीं की मैंने, अलबत्ता नोट किया था अपने पास जो भी उसमें रिकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट तो पॉइंट्स। ऑटोमेटिकली होती है, आप लोगों को उसमें कोई अलग से कुछ करना नहीं होता वो। यस सर, वो हमारे पास शो हो रहा होता है वो ऑप्शन रिकॉर्डिंग का, लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी। अपने पास नोट की थी जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी, पॉइंट्स जितने भी हाँ, थे। चलें, खैर कोई बात नहीं, क्योंकि वो मेरे पास से असल में डिलीट हो गई थी गलती से वो। चूंकि मतलब इन्होंने नया सिस्टम जो बनाया तो उसमें कुछ चीज़ें मेरे उसमें नहीं थी, तो इस वजह से मैंने कहा अगर किसी के पास हो तो फिर हम मैं उसी को अपलोड कर दूंगा तो सबको मिल जाएगी। लेकिन चलें, खैर कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमने उसमें कोई बहुत ज़्यादा नई चीज़ें सीखने की तो कोशिश नहीं की थी। मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए, आप में से पिछली क्लास में कोई एब्सेंट था क्या? एनीवन जो पिछली क्लास में नहीं थे आप में से? इन बच्चे तो सारे थे। सारे थे, ओके। यस सर, हम 4 स्टूडेंट्स ही थे। चलें, लेट मी शो यू कि आइंदा से जो आप लोगों को चीज़ें जो नज़र आएंगी मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ। ये अब जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, कि मैं इसमें से भी सॉरी, चले मैं ये अब आपको स्क्रीन नज़र आ रही है अब? जी, यस सर, विजिबल है। चैप्टर 1 नज़र आ रहा है ना, मॉडर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? जी सर। अच्छा, अब ये अब जो अब आपको चीज़ें एक्चुअली रिक्वायर्ड हैं वो, मैं एक मिनट, उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें और दिखा दूं। और वो ये कि
ये स्क्रीन नज़र आ रही है अब आपको? ये मेरे यस सर, LMS की। LMS की नज़र आ रही है। ये मैं यहाँ से इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि ताकि आपको बता सकूँ कि इसमें आपको किस तरह से चलना है। ये आपकी कोर्स आउटलाइन दी हुई है यहाँ पर। इसका जो थोड़ा सा ब्रीफ है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है थोड़ा सा। जिस तरह से जैसे जैसे हम कोर्स की बुक पढ़ेंगे तो उसमें हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ मेंशन हैं, अगर वो नहीं भी हैं तो इतना बड़ा इशू नहीं है। ये मैंने स्केड्यूल यहाँ पर लिखा हुआ है, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो अब ये कोई नहीं कह सकता कि जी मुझे पता नहीं था, मैं आया नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना अब आपने ख़त्म कर दी नहीं। ये आपकी कोर्स बुक है, ये मैंने अपलोड कर दी है। इसको डाउनलोड करें आप अपने पास ताकि आपके पास मटेरियल आ जाए। ये भी आपकी कोर्स आउटलाइन पूरी है, ये भी आप इसको डाउनलोड कर लें। इसके बाद ये मैंने पिछले सेमेस्टर में NED के स्टूडेंट्स के साथ एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पूरा कोर्स इनको मैंने करवाया था। तो वो ये जो आपको कोर्स नज़र आ रहा है, ये जो वीडियोस नज़र आ रही हैं, वीडियो लिंक है ये पूरा, ये बेसिकली ये जो PMBOK गाइड है 6th एडिशन, ये उसको सामने रखते हुए इसको मैंने तरतीब दिया था। तो इसको आप एज सपोर्टिंग लेक्चर आप लेंगे। एक्चुअल लेक्चर जो है वो तो जो हम क्लास में यहाँ से जो होगा उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर लूँगा तो आपको पता चल जाएगा। ये इसके बाद आपकी CP एक्टिविटी है, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। ये मैंने ऑलरेडी इसमें अपलोड किया हुआ है। ये पिछले लेक्चर में मेरा अपना यहाँ कीट का ही एक स्टूडेंट है, हैदर अली मिर्ज़ा नाम है उसका, तो उसने एजाइल सर्टिफिकेशन की हुई है, तो ही इज़ अ स्क्रम मास्टर और वो इसकी ट्रेनिंग भी देता है। तो उसी से मैंने ये पूरा इसके ऊपर एक लेक्चर है जो कि मैंने रिकॉर्ड करवाया था, ये उसका लिंक है। तो यहाँ से आप इसको सुन लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि व्हाट इज़ स्क्रम फ्रेमवर्क फॉर एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और यही आपका कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है। अभी फ़िलहाल मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि आप यहाँ जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको जो स्क्रीन नज़र आएगी वो ये वाली है। ये जो आपका असाइनमेंट है जो कि CP एक्टिविटी है वो 3 जुलाई 2020 को आपने सबमिट करना है 1 बजे तक। आपके पास 22 दिन और 14 घंटे बाकी हैं अभी। ये एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रेजेंटेशन है और जो बुक आपको मैंने बताई थी पिछली स्क्रीन में जो यहाँ पर मौजूद है, ये वाली ये जो बुक है आपकी EPM कोर्स बुक, इसमें ये पूरा चैप्टर दिया हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे। यहाँ पर जो आपको ये वीडियो आपके साथ जो शेयर की है जो पिछली उसमें रिकॉर्ड करवाई थी, हैदर अली मिर्ज़ा ने इसको कंडक्ट किया था, तकरीबन 1 घंटे समथिंग की है। इसको जब आप देखेंगे और वहाँ से जब आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको ये कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में करना क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। इसका जो फ्रेमवर्क या आउटलुक है वो मैं अभी इसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ। अभी जब तक वो नहीं किया है तब तक आप इसको ज़रा सा देख लें अपने स्पेयर टाइम में, और फिर मैं इसको जब वो अपलोड कर दूंगा तो मैं बता दूंगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सॉल्व्ड MCQs मिल जाएंगे। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पर ये रखे हुए हैं। इसके बाद ये पिछला लेक्चर है जो कि उसकी स्लाइड्स हैं जो कि मैंने पिछली क्लास में करवाई थी। तो आप में से जो पिछली क्लास में नहीं आए थे वो इसको डाउनलोड करके इसको देख लें। इसमें कोई बहुत ज़्यादा ख़ास चीज़ तो नहीं थी, बहुत बेसिक सी इंट्रोडक्शन थी, तो उसको आप देख लें। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो यू कैन रेज द क्वेश्चन। उसके साथ मैंने डेट भी लिखी हुई है ताकि आपको तलाश करने में आसानी हो। ये जूम का आज का सेशन है। इसी तरह से हर सेशन जो है वो आपको
उस पर्टिकुलर वीक में, जैसे अगला वीक जो है वो यहाँ पर आपको 15 जून से 21 जून और फिर, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये जहाँ पर जब भी हमारा सेशन होगा तो उससे पहले ये आपको लिंक यहाँ से मिल जाएगा, यहीं से आपने लॉगिन होना है और हम अपना जो सेशन है उसको कंडक्ट करेंगे। ये चैप्टर 1 है, उसकी प्रेजेंटेशन है, जो इसका बैक एंड पे जो सारी डिटेल है वो आपको बुक जो मैंने ऊपर बताई है वहाँ पर मौजूद है। ये अगला सेशन है और ये उसकी प्रेजेंटेशन है। तो ये मैंने सारी चीज़ें इस वीक के हवाले से अपलोड कर दी हैं और सिर्फ इसमें जो पिछले लेक्चर की जो वीडियो है वो मिस है, लेकिन वो इतना उसमें कोई ख़ास काम तो हुआ नहीं था। मैं जनरल जो बातें की थी वो वक्तन फ़वक्तन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो ये आपका LMS है। इसके बाद अब मैं आपसे आपके साथ जो है वो पहला चैप्टर मैं शेयर कर रहा हूँ। आज से हम इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे जो जो चीज़ें आती जाएंगी उसको आपको मैं बताता जाऊँगा, आपने उसको उसी तरह से फॉलो करना है। अभी अब बीच में कोशिश कीजिएगा डिस्टर्ब ना करें। आपको जो भी सवाल पूछना हो तो चैट बॉक्स में आप लिख देंगे तो मैं उसको उसी वक्त रिप्लाई कर दूँगा। और सवाल पूछने से घबराने की ज़रूरत नहीं है। सवाल पूछने के नंबर नहीं कटेंगे। अगर अच्छा सवाल होगा तो मैं हो सकता है आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, सो दिस इज़ फर्स्ट चैप्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं। दिस इज़ योर कोर्स बुक, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजरियल प्रोसेस, 5th एडिशन। एरिक लार्सन एंड क्लिफोर्ड ग्रे की बुक है। ये आपको मैंने वहाँ बुक भी शेयर की हुई है, प्रेजेंटेशंस भी सारी आपको जैसे जैसे होता जाएगा कोर्स वैसे वैसे मिलती जाएगी। बुक आपके पास बहरहाल मौजूद है। व्हाट इज़ अ प्रोजेक्ट? Project defined a complex, non-routine, one-time effort limited by time. तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि टाइम बाउंडेड एक्टिविटी होती है और लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको डिफाइन किया है। तो ये डिफिनेशन भी कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। कॉम्प्लेक्स नॉन रूटीन, जो रूटीन का काम होता है उससे हटके होता है। कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है कि जब आप प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। तो जब फिजिकली कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है तो आपको नहीं पता होता है कि आगे चल के इसमें क्या होगा, तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो आपको जो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम का जो एक्सरसाइज करवानी शुरू की है उसका रीज़न भी यही है कि इससे आपको जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें इंडस्ट्री में जब आप जाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम जब आएगा आपके सामने तो ऐसा नहीं होगा कि वो पहले से प्रॉब्लम बताया कि जी मैं आ रहा हूँ तो आप अपने हिसाब से उसकी तैयारी कर लें। तो ऐसा नहीं होता, वो तो आता है और आपने उसी वक्त उसे सॉल्व करना होता है। तो अब जब आपकी इस तरह से ट्रेनिंग हो जाती है, जो यहाँ पर आपके एग्जाम्स और ये जो सारी चीज़ें होती हैं, तो उसका रीज़न ही यही है कि उससे आपको अंदाज़ा होता है कि हमें किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। सो कॉम्प्लेक्स नॉन रूटीन वन टाइम एफर्ट लिमिटेड बाय टाइम। टाइम कंस्ट्रेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है। बजट मतलब उसमें जो आपको एलोकेटेड बजट है उसके हिसाब से चलना होता है। रिसोर्सेज, जो आपको रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस, परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन टू मीट द कस्टमर नीड्स। ये परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन का मतलब ये कि ये स्कोप कहलाता है। स्कोप क्या होता है वो अभी हम आगे चलेंगे जैसे जैसे तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा साथ साथ। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोजेक्ट हैज एन एस्टैब्लिश्ड ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सेट होता है कि हमने एंड में ब्रिज चाहिए या कोई पावर प्लांट लगाना है, तो वो ऑब्जेक्टिव पहले से आपके जहन में क्लियर होता है। हैज अ डिफाइंड लाइफ स्पैन विद अ बिगिनिंग एंड एन एंड। क्योंकि इसकी टाइम बाउंडेड एक्टिविटी होती है, इसका एक स्टार्ट टाइम होता है और एक स्टार्ट टाइम होता है और एक एंड टाइम होता है। ये बार बार जो है आप इस तरह से लॉग आउट होके और दोबारा लॉग इन ना हो, क्योंकि आपका रिकॉर्ड जो है पूरा अटेंडेंस रिकॉर्ड पूरा मेंटेन हो रहा है। तो ये दिस इज नॉट समथिंग गुड। इससे यहाँ पर डिस्टर्बेंस भी हो रही है और फिर आपकी जो रिकॉर्डिंग होती है ये सही नहीं होती है।
Okay. So has the defined lifespan with a beginning and an end, requires across the organizational participation. हर एक उसमें इन्वॉल्व होता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है. मैनेजमेंट की अप्रूवल होती है, तब आप कोई प्रोजेक्ट लेके आगे चल सकते हैं. अगर मैनेजमेंट अप्रूव नहीं करती है तो आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते. इन्वॉल्व्स डूइंग समथिंग नेवर बीन डन बिफोर. और ये यूनिकनेस उसकी यही है कि ऐसा काम होता है नॉर्मली जो कि पहले नहीं हुआ होता, तो उसी को करने का नाम प्रोजेक्ट है. हैज स्पेसिफिक टाइम, कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स. और उसके स्कोप, टाइम और कॉस्ट जो है वो अलग अलग होते हैं. उसके बाद प्रोग्राम वर्सेस प्रोजेक्ट्स. प्रोग्राम डिफाइंड, पिछली क्लास में शायद एक स्टूडेंट ने पूछा भी था. तो एक ही प्रोजेक्ट में बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन वो प्रोग्राम नहीं कहलाता, वो प्रोजेक्ट ही कहलाता है. इसकी मिसाल मैं आपको ये दूं कि जैसे आपका जो सेमेस्टर होता है तो उसका एक स्टार्ट टाइम होता है और एक एंड टाइम होता है. तो जैसे ही सेमेस्टर शुरू होता है तो आपको सारी चीज़ें लेके चल रहे होते हैं. जब आपका एग्जाम फाइनल हो जाता है तो आपका वो प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है. लेकिन आपका जो बीई जो पूरा है उसको प्रोजेक्ट नहीं लिखा जाता, हालांकि वो भी टाइम बाउंडेड एक्टिविटी ही है, लेकिन उसको प्रोग्राम कहा जाता है. आपका बी प्रोग्राम क्या है, मतलब उसमें प्रोग्राम शीट और ये सारी चीज़ें आपने जब एडमिशन लिया होगा तो उस वक्त आपको मिला होगा. तो ये डिफरेंस है. यहाँ से आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ अ प्रोग्राम एंड व्हाट इज़ अ प्रोजेक्ट. प्रोग्राम जो है वो बेसिकली एक ही प्रोजेक्ट, मतलब एक ही पूरे प्रोग्राम का जो डेफिनेशन बनती है वो यूँ है कि it is a series of coordinated, related, multiple projects that continue over an extended time and are intended to achieve a goal. अब ये यहाँ से आप इसको अपने बी के प्रोग्राम के साथ अगर इसको लिंक करें तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज अ प्रोग्राम. तो उस आपका जो बी का जो प्रोग्राम है उसमें 8 सेमेस्टर्स हैं. हर सेमेस्टर जो है वो एक प्रोजेक्ट है. तो आपका एक सेमेस्टर कंप्लीट होता है तो आपका एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है. तो जब आपके 8 वो प्रोजेक्ट्स जो कि आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, लिंक होना बहुत ज़रूरी है. अगर ये लिंक नहीं है तो वो प्रोग्राम नहीं कहलाएगा. तो लिंक होना उसका ज़रूरी है. अगर लिंक नहीं है तो वो प्रोग्राम नहीं कहलाएगा, वो फिर पोर्टफोलियो कहलाता है. वो पोर्टफोलियो क्या होता है वो अभी आगे आएगा. सो अभी आपने सिर्फ प्रोग्राम और प्रोजेक्ट को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए. प्रोजेक्ट जो है वो छोटे छोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में एक दो या दो से ज़्यादा प्रोजेक्ट जब आपस में इंटरलिंक्ड हों तो उनको जब आप कंप्लीट करते हैं तो वो प्रोग्राम कहलाता है. तो एक होता है प्रोजेक्ट मैनेजर, इसी तरह से एक प्रोग्राम मैनेजर होता है. प्रोग्राम मैनेजर इज हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. तो ये है हायर लेवल ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स टारगेटेड एट अ कॉमन गोल. तो ये मैंने अभी जैसा बताया कि हायर लेवल है. प्रोग्राम मैनेजर जो है वो हायर लेवल मैनेजमेंट होती है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लोअर लेवल. आपका जो एक सेमेस्टर होता है उसमें जो आप 5 कोर्सेज पढ़ते हैं तो वो कोर्सेज भी जो है वो उसका भी टाइम लिमिट जो है वो बिल्कुल डिफाइन होती है कि एक सेमेस्टर के अंदर आपने उसे कंप्लीट करना होता है. तो वो बेसिकली प्रोजेक्ट के अंदर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं. तो उसको एक तरह से यूँ समझ लें कि वो माइलस्टोन्स कहलाते हैं. ये जितनी मैं बातें कर रहा हूँ, जो मैं टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, जैसे माइलस्टोन है या आपका प्रोग्राम है या प्रोजेक्ट है, तो इसको आपने अपने तौर पे चेक करना है. बुक से पढ़ें या फिर आप नेट से इसकी डेफिनेशन समझ लें. क्योंकि सवाल जो पूछा जाएगा वो ये नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ जो स्पेशली एमसीक्यूज जो हैं उसमें इस तरह से सवाल नहीं होगा. वो पूरा एक डिस्क्राइब किया हुआ होगा और उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें किस चीज़ के बारे में बात की गई है. एक तरह से वो समझें कि वो एक डिस्क्रिप्शन होगा. तो उस तरह से अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर करना है आपने. एमसीक्यूज मैंने सॉल्व अपलोड किए हुए हैं, उनको आप थॉरोली देख लें क्योंकि नेक्स्ट वीक से हर वीक आपका 1 या 2 क्विज़ेस ज़रूर होंगे.
असाइनमेंट अभी मैंने प्लान नहीं किया है, लेकिन अगर हुआ तो मैं बता दूंगा। फॉर द टाइम बिंग आप ये समझें कि असाइनमेंट्स नहीं होंगे, लेकिन आपके क्विजेस जरूर होंगे और हर वीक में होंगे। मिनिमम एक होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो, तो डिपेंड करता है। तो आपने अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर रखना है। सो अपकमिंग वीक में आपके अगर जो मैंने आपको पूरी जो इसमें एमसीक्यूज की जो पूरी लिस्ट दी हुई है सॉल्व एग्जाम की एमसीक्यूज की, तो उसमें से मैं किस किस में से लूँगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो आपने उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। वहाँ हो सकता है कि सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट हो, उसकी चॉइसेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली हैं ऑनलाइन, वो खुद ही शफल कर लेगा प्रोग्राम। तो आपको ये नहीं है कि जी वो अगर उसका आंसर सी है तो आपने सी याद रखना है, बजाय इसके कि आप उसका सवाल समझने के बजाय आपने उसका लोकेशन समझ ली और आपने समझा कि वही सवाल वहीं पर आएगा, तो ऐसा नहीं होगा। फिर ऑनलाइन में एक और ऑप्शन ये भी है कि आपके बराबर में भी अगर आप अपने दोस्त को बिठा के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो पॉसिबल इसलिए नहीं होगा कि एक वक्त में उसके पास जो सवाल होगा ज़रूरी नहीं है कि वही सवाल तुम्हारे पास स्क्रीन पे नज़र आ रहा हो सकता है कि उसको वो सवाल आए ही ना जो तुम्हारे पास है। तो ये इसमें नकल के चांसेस जो हैं वो तकरीबन ज़ीरो हैं। तो इसलिए अपने आपको उस हवाले से प्रिपेयर करना है, और इसका तरीका यही है कि आप अपने थॉरोली अंडरस्टैंड करें। जहाँ कहीं प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है, आपने फ़ौरन सवाल पूछना है। सवाल पूछने के लिए मैंने फेसबुक का जो ग्रुप बनाया हुआ है वहाँ से आप सवाल पूछें, क्योंकि इसके अलावा मैं व्हाट्सएप वगैरह हम लोगों को अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पिछले सेमेस्टर में हौच पौच हो गई थी। आपको अब जो भी मेरे साथ इंटरेक्शन जो रखनी है वो अपने फेसबुक के थ्रू रखनी है। मैं नॉर्मली आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ। कल एक स्टूडेंट हैं जिनको शिकायत थी कि मैंने पता नहीं मैंने उनको जवाब नहीं दिया, हालांकि मैंने उनको जवाब दिया था। बट एनीवेज, so example, a project completion of a required course in project management, ये है प्रोजेक्ट, और completion of all courses required for a business major या आपका इंजीनियरिंग मेजर है, तो वो आपका ये एग्जाम्पल हो गए जो कि मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताई भी थी। कंपैरिजन ऑफ रूटीन वर्क विद प्रोजेक्ट्स। अच्छा, अब ये जो है रूटीन वर्क जो होता है वो बेसिकली प्रोजेक्ट नहीं है कहलाता, वो कहलाता है प्रोसेस, PROCESS। ये नबील आप बार बार इसको डिस्कनेक्ट ना करें, क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा है ये बहुत। रूटीन रिपीटेटिव वर्क जो कि आप डेली बेसिस पे, जैसे आप यूनिवर्सिटी रोज जाते हैं, या ये जैसे आजकल अगर हम घर से ही बात करें तो आप रोजाना कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आपने हर वीक EPM की 3 क्लासेस होनी है, बैक टू बैक 6 क्लास होंगी एक वीक में। तो बैक टू बैक जो 6 क्लासेस आप अटेंड करेंगे तो वो बेसिकली आपका प्रोसेस कहलाएगा, वो प्रोग्राम नहीं या प्रोग्राम या प्रोजेक्ट नहीं कहलाएगा। तो ये कंपैरिजन है रूटीन वर्क विद प्रोजेक्ट्स। तो टेकिंग क्लास नोट्स ये आपका रूटीन है। राइटिंग अ टर्म पेपर जैसे कि CPE एक्टिविटी जो है वो आपका प्रोजेक्ट है, क्योंकि उसको आप उसके लिए आपको मैंने डिफाइन कर दिया कि आपने इस टाइम पीरियड में इसको लिख के और सबमिट करना है। क्लास नोट्स जो आप ले रहे हैं, जैसे इस वक्त क्लास हो रही है तो यू आर राइटिंग टेकिंग नोट्स, तो ये आपकी रूटीन एक्टिविटी है, हर क्लास में आपने ये करना है। डेली एंटरिंग सेल्स रिसिप्ट्स इनटू द अकाउंटिंग लेजर और सेटिंग अप अ सेल्स कियोस्क फॉर प्रोफेशनल अकाउंटिंग मीटिंग। ये अगर समझ में नहीं भी आया तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा सोचेंगे तो जैसे अकाउंट्स का काम आप लोगों का चूँकि है नहीं, तो इसलिए इसको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ऊपर वाली लाइन से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज अ प्रोसेस एंड व्हाट इज अ प्रोजेक्ट। रिस्पॉन्डिंग टू अ सप्लाई चेन रिक्वेस्ट, डेवलपिंग अ सप्लाई चेन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये भी शायद अभी आपको थोड़ा सा इसमें इशू हो, ये जब हम प्रोक्योरमेंट पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिसिंग स्केल्स ऑन द पियानो, पियानो में जो आप जो उसके बटन्स होते हैं और कौन सी बटन से क्या साउंड निकलती है,
तो ये अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यू आर डूइंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। राइटिंग अ न्यू पियानो पीस, तो जैसे आपने देखा होगा कि म्यूजिक की जो लैंग्वेज होती है बड़ी अजीब अजीब सी जो नोटेशंस होते हैं, तो उसको अगर लिखना जो है वो आपका एक प्रोजेक्ट है। इसी तरह रूटीन मैन्युफैक्चर ऑफ एन एप्पल आईपॉड, रोजाना के बेसिस पे एप्पल की कंपनी में आईपॉड बन रहे होंगे। डिजाइनिंग एन आईपॉड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 × 4 इंचेस इंटरफेस विद पीसी इन स्टोर्स 10,000 सॉन्ग्स। इसी तरह से अगर आपने एक कोई डिजाइन करना है तो उसका एक टाइम होगा। उस डिजाइन टाइम के बाद जब वो डिजाइन का प्रोटोटाइप बन जाता है तो फिर वो चला जाता है प्रोडक्शन में। तो जब तक वो डिजाइनिंग फेज में था वो प्रोजेक्ट था, जब वो प्रोडक्शन में चला गया तो वो प्रोसेस हो जाता है। अटैचिंग टैग्स ऑन अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, तो जो भी कोई चीज़ प्रोडक्ट बन के निकलती है तो आप उसमें कंटिन्यूसली उसको टैगिंग कर रहे होते हैं, तो ये आपने रूटीन का काम करना होता है। वायर टैग प्रोजेक्ट्स फॉर जी एंड वॉलमार्ट। और अगर आपने जी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी की कोई चीज़ अपने स्टोर में रखी हुई है, जैसे इम्तियाज स्टोर में आपको सपोज करें जी सोनी का टीवी रखा हुआ है, तो वहाँ से अगर स्टोर से वो सोनी टीवी जो है वो अगर परचेज होता है तो जब वो जो काउंटर कैशियर जो है जब वो उसको उसका जो बार कोड है उसको रीड कर लेता है तो कंपनी को पता चल जाता है कि हमारी इस स्टोर से सोनी का ये टीवी जो है वो बिक गया। तो वो एक वन टाइम एक्टिविटी थी, तो इस तरह से उनके पास पूरा रिकॉर्ड आ जाता है। अगर 10 उन्होंने सोनी टीवी रखे थे और एक महीने में वो 10 के 10 बिक जाते हैं, तो जो कंपनी की मैनेजमेंट है उसे पता चल जाता है कि इस स्टोर से 10 टेलीविजन सेट्स जो हैं वो बिक गए हैं, तो उसको अगले महीने के लिए 10 से ज़्यादा सेट्स रखवाने होंगे, क्योंकि अगर 10 ही उसने रखे तो फिर डिस्प्ले के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। So this is basically a difference between routine work and project. इसके बाद ये है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। इसमें जो आपको दिखाया गया है ये डिफाइनिंग जो है ये बेसिकली आपका जो PMBOK गाइड के हिसाब से इसको इनिशिएटिंग कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इनिशिएटिंग। यहाँ पर आप उसको इनिशिएट करते हैं। इसके बाद है प्लानिंग, तो वहाँ पर भी उसको प्लानिंग ही कहते हैं PMBOK गाइड में भी। इसके बाद आता है जी एग्जीक्यूटिंग, तो वहाँ पर भी उसको एग्जीक्यूटिंग ही बोलते हैं। और जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन में आता है तो उसको बिल्कुल बोलते हैं क्लोजर, लेकिन PMBOK गाइड जो है उसको क्लोजिंग कहता है। और इन सब को यहाँ से लेके और यहाँ तक आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर भी करना होता है। तो ये जो मॉनिटरिंग होती है यहाँ से यहाँ तक वो कहलाते हैं मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। तो PMBOK गाइड में प्रोजेक्ट प्रोसेस ग्रुप्स होते हैं। इसको जो इस पूरी इन 5 एक्टिविटीज़ को प्रोजेक्ट प्रोसेस ग्रुप का नाम दिया गया है PMBOK गाइड के हिसाब से। ये मैं उसके साथ इसलिए इसको लिंक कर रहा हूँ कि ये जो बुक है ये PMBOK के एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्पफुल नहीं है, लेकिन PMBOK का जो एग्ज़ाम है, अगर आप जो मैंने जो इसकी स्क्रीन पे मैंने आपको अभी वीडियो लिंक शेयर किया था, अगर वो जो पहला लिंक है जिसमें एक कार्टून बना और उसके हाथ में बिकमिंग ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल या सर्टिफिकेशन वाला जो हाथ में जो पकड़ा हुआ था उस कार्टून में, तो वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें मैंने पूरा PMP सर्टिफिकेशन की जो प्रोसेसिंग है उसकी फीस है इन सब के बारे में पूरी डिटेल्ड एक प्रेजेंटेशन है 40 मिनट्स की। और उसके बैक एंड पे मैंने जो मेरी कमेंट्री है उससे आपको अंदाज़ा होगा कि वेस्ट में किसी भी इंजीनियर को प्रोजेक्ट मैनेज जब तक उसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं आती तो उसको इंजीनियर नहीं तस्वर किया जाता। तो आपको ये कोर्स पढ़ने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि आपको प्रोजेक्ट इंटरनेशनल रिकग्निशन आपकी हो जाती है इससे। क्लोजर जो है वो बेसिकली जब आप जैसे अगर आपने कोई बिल्डिंग है, अगर तो बिल्डिंग आपने देखा होगा कि जब इसकी स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले पिलर्स खड़े करती है और उसके ऊपर छत डालना शुरू कर देते हैं। और
एक टाइम आता है कि आपको पूरी बिल्डिंग जो है उसके स्ट्रक्चर आपको खड़ा हुआ नजर आता है, दीवारें भी लगी हुई होती हैं लेकिन प्लस्तर वगैरह नहीं हुआ होता। जब वो जो है वो एक तरह से जब बिल्डिंग पूरी खड़ी हो जाती है तो वो तो मतलब तकरीबन आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन होती है वो। लेकिन फिर आप उसको जब उसकी जो फाइन ट्यूनिंग करनी शुरू करते हैं तो वो बेसिकली क्लोजिंग कहलाता है। तो क्लोजिंग में आप जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो पूरी बिल्डिंग का जो आउटले होता है, कस्टमर को हैंड ओवर करने से पहले जो छोटी छोटी चीज़ें जो रह गई होती हैं कंप्लीशन के बाद, उसको जब आप कंप्लीट करते हैं तो वो बेसिकली क्लोजिंग कहलाता है। और क्लोजिंग में फिर आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो एक्सचेंज होती है बिटवीन बायर एंड द सेलर। तो वो क्लोजिंग का प्रोसेस कहलाता है। वो अभी और आगे भी आएगा तो उसमें आपको और पता चल जाएगा। अच्छा, अब ये डिफाइनिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर उसने बता दिया है। गोल्स होते हैं, स्पेसिफिकेशन, स्कोप कहते हैं इसको, उसमें छोटी छोटी टास्क होती हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि किसको क्या काम करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिसाइड डिसाइड करते हैं। प्लानिंग में इसका शेड्यूल बनता है, बजट एलोकेट होता है, रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं, उसके रिस्क्स को आइडेंटिफाई करके और उसकी स्टाफिंग के उसमें कौन क्या काम करेगा, उसको स्पेसिफिक असाइनमेंट्स दे दी जाती हैं। एग्जीक्यूशन में स्टेटस रिपोर्ट्स आपको हर महीने, ईएमआर कहलाता है, सॉरी एमईआर, मंथ एंड रिपोर्ट कहलाता है। आपको हर महीने के एंड में अपने कस्टमर को रिपोर्ट देनी होती है कि मेरा आपका जो प्रोजेक्ट है वो पिछले महीने का टारगेट ये था, इस महीने हमने ये काम किया, और इज देयर two different project cycles if we are continuing two projects or a program? बिल्कुल होता है। एक ही प्रोजेक्ट के अंदर या एक प्रोग्राम की, मैं इसको प्रोजेक्ट नहीं कहूँगा बल्कि मैं ये कहूँगा कि प्रोग्राम है। अगर तो एक ही प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो कई मरतबा ऐसा होता है कि एक प्रोजेक्ट का जो आउटपुट होता है वो दूसरे प्रोजेक्ट का इनपुट बनता है। तो ये पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके हवाले से जो अभी तुम्हारा जो सवाल है उसके लिए तुम असद ने सवाल किया था, तो तुम इसके लिए जो मेरी वीडियोस मैंने पूरा लिंक आपको दिया हुआ है उसको अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर इसको ज़्यादा अच्छी तरह एलाबोरेट किया हुआ है। तो चूँकि हमारे पास ये टाइम जो है बड़ा शॉर्ट होगा, तो इस वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें अगर यहाँ से ना क्लियर हो तो पहले आप उसको ज़रूर देख लें। और ये बिल्कुल शुरू शुरू में ही है, इसलिए आपको इतना बड़ा मसला नहीं होगा। तो कोशिश ये करें कि जो आज का लेक्चर तो आपने क्लास में अटेंड कर ही लिया है, तो उसको अगर आप उन वीडियोस के साथ लिंक करेंगे तो एक ही वक्त में आपकी बुक की प्रिपरेशन भी हो जाएगी जिसमें से इम्तिहान होना है, और आपकी जो पीएमपी के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी। तो कोशिश करें कि जैसे ही क्लास ख़त्म हो तो उसका एक आध वीडियो जो है वहाँ से, और ज़्यादा नहीं है, सारी 17 लेक्चर्स हैं वहाँ पर टोटल, और वो सारे 50 मिनट्स की, सॉरी 40 मिनट्स की हैं, तो उससे ज़्यादा लंबी चौड़े नहीं है। और उसमें लेकिन बहुत डिटेल में डिस्कशन हुई है सारी चीज़ें, तो इसलिए आपको वहाँ से बहुत अच्छा एक चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद भी अगर फिर ना समझ में आए तो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन ओवर हियर। अच्छा, अब हमारे पास फिर उसमें एग्जीक्यूशन में बहुत सारी चेंजेस जो है बार बार कस्टमर जो आपसे कहता है कि जी मुझे अब ये इसको यूँ नहीं यूँ चाहिए, इस तरह करना है। तो जो चेंजेस होती हैं वो भी आपको एग्जीक्यूशन में चेंजेस लानी होती हैं, और वो चेंज मैनेजमेंट इसका एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आगे चल के थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा। प्रोजेक्ट में क्वालिटी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, इसीलिए क्वालिटी मैनेजमेंट एक पूरा डोमेन है जो कि पीएमपी में इसके रिलेटेड सवाल जवाब भी होते हैं। फोरकास्ट के आने वाले वक्त में इसमें क्या क्या चीज़ें और आप करेंगे उसके बारे में भी आप एग्जीक्यूशन में ही इसको फोरकास्ट को जो पीएमपी की टर्मिनोलॉजी में इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव इलाबोरेशन। प्रोग्रेसिव इलाबोरेशन वो क्या होता है, वो ये होता है कि जैसे अगर आप जब प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, जैसे अपने अगर आपने फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट जब बनाएंगे आप, तो उसमें भी ये होगा कि आप जब शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सिंपल है और सामने नज़र आ रही है,
लेकिन जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चलनी शुरू होंगी। तो जो नई चीज़ें पता चलने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है प्रोग्रेसिव एलाबोरेशन। और उसमें फिर जब आप अगर वो चीज़ आपको समझ में आने लगेगी तो आप उसके हिसाब से फिर उसकी पेशगोई करना शुरू करेंगे कि अब आइंदा जो है वो मेरे ख्याल में इसमें इस प्रोजेक्ट में इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपको मुसलसल नज़र आएंगी। ज़ुबैर, आपने अपने टाइम पर आना है नेक्स्ट क्लास में। इस तरह से लेट आएंगे तो अब ये जो है वो पिछले सेमेस्टर की तरह नहीं होगा कि जब आए और जब जी में आएगी तो आएंगे, जब जी में आएगी तो चले जाएंगे, क्योंकि आपका पूरा लॉग मेंटेन हो रहा होगा और वो लॉग जो है वो हर एक को विजिबल भी होगा। सो ट्राई टू बी ऑन टाइम ऑल द टाइम। इसके बाद क्लोजर में ट्रेन कस्टमर, आप जब हैंड ओवर करते हैं, अगर आपने कोई मशीन बनाई है तो आप उसको ट्रेन करते हैं उसको कस्टमर को, ये भी क्लोजिंग का ही प्रोसेस है। ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि इसमें हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर भी कहलाता है। तो पूरा प्रोजेक्ट जो है वो आप हैंड ओवर करते हैं अपने कस्टमर को, तो ये कहलाता है रिलीज रिसोर्सेज। जो आपके जो प्रोजेक्ट पे लोग होते हैं उनको आपने फारिग करना होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट एक टाइम बाउंडेड एक्टिविटी होती है, तो आपने उनको अपने अपने डिपार्टमेंट में वापस भेजना होता है, या फिर अगर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है तो अगर तो वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते हैं तो फिर आप उनको उनकी तनख्वाहों के साथ उसको फारिग करना होता है। तो ये रिलीज रिसोर्सेज का लगा। इवैल्यूएशन, जब आपने चीज़ जो बनाई है उसको इवैल्यूएट करना होता है कि जो चीज़ बनी है वो वैसे ही बनी है जैसा प्लान किया गया था, या उसमें कोई प्लस माइनस है। और उसके बाद आखिर एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है लेसन्स लर्नड डॉक्यूमेंटेशन। आपने पूरे प्रोजेक्ट में जो कुछ भी आपको प्लसेस माइनसेस हुए हैं, जो भी इश्यूज आए हैं, उनको आपने डॉक्यूमेंट करना होता है। और वो जो डॉक्यूमेंटेशन है वो लेसन्स लर्न डॉक्यूमेंट कहलाती है। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप आइंदा सिमिलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट जब बनाएंगे तो वहाँ पर आपको उस प्रोजेक्ट में इश्यूज नहीं आएंगे। इश्यूज ना आने का मतलब ये कि आपको पता होगा कि इस प्रोजेक्ट में मुझे कहाँ कहाँ, पिछले प्रोजेक्ट में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आई थी। नई प्रॉब्लम तो आ सकती है लेकिन पुरानी प्रॉब्लम जो है रिपीट नहीं होगी। तो उस वो आपको जो सारी चीज़ें मिलेगी वो लेसन्स लर्न डॉक्यूमेंट में मिलेगी। तो अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जिसके लिए लेसन्स लर्न डॉक्यूमेंट आपके पास पहले से मौजूद हो, तो आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में कोई इश्यूज या प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। सो दिस इज about the life cycle. Zubair, next class में if you will be late तो I will not allow you in the class, क्योंकि ये इस मर्तबा जो है ना आपकी हर चीज़ रिकॉर्ड में आ रही है। तो आपने ये नहीं करना है कि आए जब जी में आए तो आ गए और जब जी में आए तो चले गए। इस तरह से अगर आप करेंगे तो यू विल बी मार्क्ड। आपकी अटेंडेंस जो है वो जितना टाइम आप रहेंगे ऑनलाइन वो टाइमिंग भी वहाँ पर नोट होती रहेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी अटेंडेंस उसके हिसाब से मार्क होगी, आपके हिसाब से अब नहीं होगी कि जी मैं आया था। अब जो कंप्यूटर है वो झूठ नहीं बोलता है, आपको या मैं झूठ बोल सकते हैं लेकिन कंप्यूटर झूठ नहीं बोलता। तो आपकी सारी चीज़ें लॉग हो रही हैं, सो यू शुड बी वेरी मच क्रिटिकल अबाउट इट। अब 1 मिनट के बाद ये स्लाइड जो है वो बंद हो जाएगी, तो इसमें मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप इसको ज़रा पढ़ लें इस दौरान में जब तक ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो मैं दोबारा वापस लॉगिन होऊंगा, आपने जाना नहीं है। इसी तरह से आप इसमें लॉगिन करेंगे एंड वी विल कंटिन्यू आफ्टर दिस होल रिकॉर्डिंग इज रिकॉर्डेड। तो मेरे साथ रहिएगा एंड वी विल कंटिन्यू। ठीक है जी, ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम। और सवाल ज़रूर पूछें, कोई सवाल अगर है तो आप नेक्स्ट सेशन में आप ज़रूर उसके बारे में कोई सवाल पूछें ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं।